देखिए फिजिक्स में आज का मेरा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो सदिश तथा अदिश राशियां। अब सदिश का मतलब आप जानते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। और अदिश ऐसी राशियां होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उनके परिमाण के द्वारा ही, उनके मैग्नीट्यूड के द्वारा ही उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर मैं पूछता हूं कि इस वस्तु का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम यूनिट्स में बता चुका हूं। 5 किलोग्राम का मतलब 5 किलोग्राम का मतलब कितना होगा? किलोग्राम यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके मात्रक को, यूनिट को। और 5 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर। तो एक एक चीज को आप समझिएगा। 5 किलोग्राम इस का द्रव्यमान है, मास है। तो इसी के द्वारा इसके मास को पूरी तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसमें कोई मास का अलग कंपोनेंट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि उत्तर दिशा में इसका मास इतना होगा, दक्षिण दिशा में इतना होगा, पूर्व दिशा में इतना होगा। कभी हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का मास 5 किलोग्राम है। बस इसी से हमें वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। किस दिशा में है ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, राइट? तो सबसे पहले समझिए कि स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं। स्केलर का मतलब अदिश। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ऐसी क्वांटिटी जिसको उसके मैग्नीट्यूड के माध्यम से ही पूरी तरह अभिव्यक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा अभिव्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब आप जैसे 2 गुणा 2 कितना करते हैं? 4। एक 5 किलोग्राम वाली वस्तु है, एक 2 किलोग्राम वाली वस्तु है, दोनों को मिला के भार कितना हो गया? 7 किलोग्राम। तो जो भी आप एडिशन, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, भाग देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज का कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जो आपने अलजेब्रा के 6th, 7th, 8th, 1st, 2nd, 3rd में रूल पढ़े हैं, उन्हीं के द्वारा उनको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है और उनका गुणा किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। तो एग्जाम्पल जैसे मास का मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब आयतन, डेंसिटी का मतलब घनत्व। तो इनका सारा की सारा कैलकुलेशन जो आप अलजेब्रिक रूल्स पढ़ते आए हुए हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं के द्वारा आपको करना है। आई होप आई एम क्लियर। अब अगर इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उसके परिमाण के साथ साथ एक स्पेसिफिक दिशा भी हो, एंड एज वेल एज इट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड देन एंड ओनली देन इट इज सेड टू बी द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे समझिए क्या कहना चाहता है, जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, लेकिन ये 2 फैक्टर सफिशिएंट नहीं है। इनके साथ साथ ये क्या करे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, यानी समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को फॉलो करे, तब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में सुना होगा। और करंट के बारे में किरचॉफ एक नियम देता है कि किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है ना, वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। जैसे कि ये एक O हमारा जंक्शन है जिस पर कि 3 करंट निकल रहे हैं। I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है और I3 यहां तक जा रहा है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जो इनकमिंग करंट हैं वो कौन से हैं? I1 और I2। और आउटगोइंग करंट कौन सा है? I3। तो किरचॉफ्स लॉ के अनुसार करंट के लिए जो हमारा वक्तव्य बनता है वो क्या बनता है? I1 + I2 = I3। जबकि अगर हम करंट को देखें तो करंट को अभिव्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण की भी आवश्यकता पड़ रही है। भाई मान लिया ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है, तो 2, 3 क्या है? ये परिमाण ही तो है। और ये कितने का है? 5 एम्पियर का करंट है।
तो करंट को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण की भी आवश्यकता पड़ रही है, इसके मान की भी जरूरत पड़ रही है, और इसके साथ साथ दिशा यानी कि डायरेक्शन के द्वारा भी इसको अभिव्यक्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि साहब यहां तो दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन एक और एडिशन कि इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को फॉलो नहीं करता। समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि अगर दो क्वांटिटीज को जोड़ना हो तो उनका रिजल्टेंट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम बोलते हैं। यानी कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो करता तो ये जो रिलेशन I1, I2, I3 के बीच में है, ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से तो कोई रिलेशन है नहीं। हमारा रिलेशन ये किसको फॉलो करेगा? किरचॉफ्स के नियम को फॉलो करेगा। तो ये रिलेशन केवल I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 वाला है। इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो करंट को वेक्टर क्वांटिटी किस लिए नहीं कहा जा सकता, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो वेक्टर होने के लिए एसेंशियल क्या है? जैसे कि देखिए ये था, ये किरचॉफ के नियम को फॉलो कर रहा था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। कहानी समझ में आ रही है यहां तक? तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सदिशों के समांतर चतुर्भुज के जोड़ को वो नियम फॉलो करना चाहिए। ओनली देन वी विल से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, द्रव्यमान, आयतन, दूरी, स्पीड, चाल, डेंसिटी, घनत्व, वर्क, एनर्जी, पावर, लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, ग्रेविटी, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। कभी कभी आपको एयरफोर्स टाइप में पूछ लेते हैं कि स्केलर, इनमें से कौन सी स्केलर नहीं है, कौन सी वेक्टर है, तो आप अगर ध्यान रखेंगे, रटने का सब्जेक्ट है। स्केलर क्वांटिटीज ये होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज ये होती हैं जिनको कि एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है, टेस्ट पेपर में भी दे रखा है, मॉडल टेस्ट पेपर में एयरफोर्स के, और एनडीए में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वेक्टर नहीं है, और कभी कभी पूछा है कि इनमें से कौन सी स्केलर नहीं है। तो ज्यादातर स्केलर देखी होंगी, आपको एक उसमें सेलेक्ट करना है जो स्केलर नहीं है। अगला देखिए वेक्टर नोटेशन, यानी कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूजुअली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड कैपिटल लेटर। एक बोल्ड कैपिटल लेटर से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। जैसे ABC है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, जो A का परिमाण है, उसको या तो सिंपल A से अभिव्यक्त कर दो या मॉड A से अभिव्यक्त कर दो, और ये परिमाण हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, मैंने कहा था कि आप जो भी लॉ फॉलो करते हैं, जो भी गूगल मैप फॉलो करते हैं, वो केवल और केवल किस पर टिका हुआ है? ये वेक्टर कंडीशंस पर ही टिका हुआ है। बिकॉज यहां पर आप पढ़ते हैं अबाउट द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ही आपकी ग्लोब में पोजीशन बताता है कि आपकी पोजीशन कहां है। मुझसे पूछता है सर आपकी कोई कोचिंग कहां है, तो सबसे पहले आप गूगल में डालेंगे कि NDCA कोचिंग पर आपको जाना है। आप विश्व के किसी भी कोने में हो, ये मैप आपको यहां तक ले आएगा, क्योंकि मैप ने कुछ कोऑर्डिनेट्स इसमें दे रखे हैं, x1,
y1 z1 मान लिया इस कोचिंग के उन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेकिन वेक्टर कहता है इन कोऑर्डिनेट्स को भी आपको पोजीशन वेक्टर के माध्यम से डिस्क्राइब करना पड़ता है। जैसे कि इसको मैं क्या कहूंगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहां पर i कैप, j कैप और k कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि केवल दिशा को बताने का काम करते हैं। तो कुल मिला के आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पोजीशन पर पहुंचना है। तो गूगल मैप भी आपको तब तक गाइड नहीं कर सकता जब तक खुद की आपको पोजीशन नहीं पता चलेगी कि तुम कितने गड्ढे में हो। आपकी पोजीशन कोई और कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2, तो उसको हम लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो उस पोजीशन से गूगल मैप आपको यहां भेजेगा। इसीलिए गूगल मैप यूज करने से पहले कहता है कि अपना जीपीएस ऑन करें, जिससे हम आपकी पोजीशन पता कर सकें कि आप किस जगह हैं। और ये बड़ा जीवन का सार है कि जब तक आपको खुद की पोजीशन नहीं पता, आप अपने लक्ष्य से कोसों दूर रहेंगे। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन आप कभी सेंटर को टारगेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको खुद की पोजीशन नहीं पता हो। और मैंने कहा था कि ये सबकी खुद की यात्रा है, अलग अलग पगडंडियां हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। हो सकता है कि कोई की किसी की मैथ्स स्ट्रांग हो, किसी की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग हो, लेकिन खुद की कमजोरी सबको पता रहती है कि कौन से एरिया में मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, किस एरिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे गलत जाते हैं। तो एक बार जब अपनी आकलन आप कर लेते हैं, तब लक्ष्य के तरफ जो यात्रा है वो बड़ी सरल हो जाती है। और इसमें बुद्ध भगवान का जो सूत्र है, अप दीपो भव, बी द कैंडल ऑफ योरसेल्फ, खुद का दिया स्वयं बनो, ये बहुत ही सार गर्भित उन्होंने बात कही है। क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी पगडंडियां हैं जिन पर आपको अपनी यात्रा खुद तय करनी है और लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लेकिन पता होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं। जिसको यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, तो फिर यात्रा कहाँ की करेगा वो। तो गूगल मैप भी यही करता है और ये वेक्टर्स का काम है। तो टेक्निकली हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखिए कैसे करते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉन टू अ चूजन स्केल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में हम खींच देते हैं। द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो दस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ये इसका मैग्नीट्यूड भी बताता है और ये इसकी डायरेक्शन भी बताती है। जैसे कि इस प्लेन में आप देखें तो वेक्टर ए को एक्स वाई प्लेन में दर्शाया गया है, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से हम स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रॉपर स्केल चूज करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है या वाई जेड एक्सिस लेना है या एक्स वाई एक्सिस लेना है। तो सबसे पहले प्रॉपर स्केल चूज करें, फिर एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए वेक्टर के परिमाण के। बाई फॉलोइंग द स्टैंडर्ड कन्वेंशन टू शो डायरेक्शंस, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बाई मेकिंग एन एरो हेड एट वन एंड ऑफ द लाइन। आप देखिए यहां पर हेड बनाया गया, ये हेड क्या कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ए क्या है, ये इसका परिमाण है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है। टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। सिंपली डिस्टेंस क्या होती है, जितना भी आप पाथ कवर कर रहे हैं, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी आपने वास्तविक मार्ग तय किया है, जितना भी आपने मार्ग तय किया उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इट इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। कि किसी के स्थिति सदिश में कितना परिवर्तन हुआ है, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल
देखिए आपको ये पॉइंट ए है, आप यहां पर खड़े हैं बस स्टैंड पर, मथुरा के बस स्टैंड पर, और बाहर से आप आए हैं और आप एनडीसीए कोचिंग की तलाश में हैं। तो बस स्टैंड के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, और ध्यान रखना निर्देशांक क्या है, ये किसी पॉइंट का एड्रेस है, किसी पॉइंट का पता है कि अभी वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है। तो आपकी वर्तमान में स्थिति क्या है, मान लिया ए जो वेक्टर है वो आपकी स्थिति बता रहा है, वो है हमारी x1i प्लस y1j प्लस z1k। आपको पहुंचना है एनडीसीए कोचिंग, और गूगल ने मान लिया इस एनडीसीए कोचिंग वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था कि आप एनडीसीए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, x2i प्लस y2j प्लस z2k से। अब टेक्निकली आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, एनडीसीए कोचिंग पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप घूम के आए, यानी यहां पर आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, फिर आप क्या करें, बस स्टैंड जाएं, फिर बस स्टैंड से फिर बीएसए कॉलेज जाएं, और फिर बीएसए कॉलेज से फिर यहाँ घूम घाम के ये कृष्णा विहार होके इस पार्क में आए, एनडीसीए पार्क में, जहां पर नई टंकी बन रही है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि रेलवे स्टेशन जस्ट आपके इधर है, एनडीसीए कोचिंग यहाँ है, तो आप पूरा घूम के आए हैं, रेलवे स्टेशन आपके केवल यहाँ है, ये रेलवे स्टेशन है, और आप क्या कर सकते हैं, इस रेलवे स्टेशन से इस मार्ग से भी आ सकते हैं, पीछे से बड़ा आसान पड़ जाएगा एनडीसीए कोचिंग आना, या आप सीधे इस मार्ग से आ सकते हैं। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इस बिंदु से होके जाएंगे, मान लिया बी बिंदु से होके जाएंगे, और एनडीसीए कोचिंग अगर सी बिंदु पर है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी कवर की आपने, एबीसी। और अगर आप डी से होकर जाएंगे तो आपने कितनी दूरी कवर की, एडीसी। किसी और रास्ते से जाएंगे तो और दूरी होगी। तो दूरी हमेशा क्या है, जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया है। जैसे कि पहले रास्ते से अगर आप गए तो आपने कवर किया एबीसी, तो एबीसी आपने दूरी तय की। अगर आप दूसरे रास्ते से गए तो आपने एडीसी दूरी तय की, और अगर आप तीसरे से रास्ते से गए तो आपने एसी दूरी कवर की। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, और दूरी वास्तविक वो मार्ग होता है जो आपके द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा तय किया गया है, कवर किया गया है, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। आपको ए पॉइंट पर हैं, आपकी पोजीशन क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k। आपको पहुंचना कहां है, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो मैं क्या कहूंगा, AC, और AC को मैं क्या कहता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो इसको मैं कहूंगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको कहेंगे हम विस्थापन। विस्थापन क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इसको हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो भैया अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं, जो चर्चा इसमें होने वाली है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ए से लेके अगर बी तक जा रहे हैं, आपने कोई दिशा नहीं बदली है, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहे हैं, तो इसके में डिस्टेंस भी उतनी ही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा या नहीं। फिर ऐसे कैसे अंदाजा लगेगा भाई किन दोनों में अंतर क्या है, अंदाजा ऐसे लगेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है कि स्थिति सदिश इसके क्या हैं। और वेक्टर में जब एक पॉइंट से हम दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विस्थापन की जो परिभाषा सही रहेगी वेक्टर्स के अनुसार, वो क्या रहेगी, इट इज चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। लेकिन अगर सीधी रेखा में गति कर रहे हैं तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात यहां तक आपको समझ में आ रही है, कोई परेशानी, ठीक है।
तो देखिए टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। डायरेक्शन के बारे में डायरेक्शन सेंस तो इतना है ही आपको। और अगर कौन सी दिशा में आप रहते हैं, भारत के नक्शे को ऐसे रख दीजिए, तो ईस्ट किधर होता है, सूर्य कहाँ उगता है, पश्चिम की तरफ, कहाँ, असम की तरफ, हाँ अरुणाचल प्रदेश किधर आता है फिर वो, ईस्ट में। इसीलिए वहाँ की अगर ट्रेन लेंगे ना तो उसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कौन सा पार्ट, ये वाले पार्ट में जो ट्रेन जाती है। मथुरा से नहीं मिलती, वो अलीगढ़ से मिलेगी या टूंडला से मिलेगी, दिल्ली से भी नहीं मिलती। अगर आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना है, 11 ASC 11 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर गुवाहाटी में है, और अगर आपको गुवाहाटी जाना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लेनी पड़ेगी। वो ना दिल्ली से मिलेगी आपको, ना मथुरा से मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, या तो टूंडला से मिलेगी या अलीगढ़ से मिलेगी, क्योंकि ये रूट हैं ट्रेन के नेटवर्क के। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हम उधर जाते हैं। तो डायरेक्शन सेंस थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में ये लाइन बोलते हैं ना कि आई बिलोंग टू मथुरा विच इज सिचुएटेड 150 साउथ वेस्ट टू दिल्ली, तो एक आइडिया इंटरव्यूअर के दिमाग में जाता है कि इसको डायरेक्शन सेंस भी है। ये कह रहा है कि भाई मैं पलवल से रिलेटेड हूं, जो कहां पर है, जो 20 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट टू दिल्ली है, यानी दिल्ली से, राजधानी से, कैपिटल ऑफ इंडिया से इतना है। तो वो क्या सोचेगा कि इस बच्चे को डायरेक्शन सेंस की भी पता है। तो एक अलग ही इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर जाएगा, और उसको आपका ये भी आयाम पता चलेगा कि आपको देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम है। राइट, यहां पे आते हैं। तो देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन OA, ये जो OA वेक्टर है ये डिनोट करता है, या सिंपल नोटेशन है, O हमारी इनिशियल पॉइंट है और A हमारा टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल का मतलब फाइनल पॉइंट है। इस फिगर में OA या A इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये पिछली पोजीशन से कहां पर है, 35 किलोमीटर ईस्ट में है। कहानी समझ में आई। और अगर ये यहां से उठ के यहां पहुंच जाता तो आप क्या कहते भैया, ये मान लिया 40 किलोमीटर गया, लेकिन किस में गया, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन हर जगह प्रभावी है। कोई परेशानी भाई। तो वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, किसी सदिश को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है। और ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, इस विस्थापन के दौरान, इफ वी डू नॉट चेंज डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो मैग्नीट्यूड एंड देन द वेक्टर रिमेन्स अनचेंज, तो वेक्टर में कोई अंतर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो देखो एंगल कैसे निकालें। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर ड्रॉइंग फ्रॉम वन पॉइंट, एरोज ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर आपको कोई एंगल निकालना है ना, ठीक है, तो दोनों की पूंछ मिली होनी चाहिए और सर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि भाई देखो ए और बी के बीच का जो एंगल है ये 120 नहीं है, 120 नहीं है ए और बी के वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल, क्योंकि एक का सर है, एक की पूंछ है, हेड या टेल बोलते हैं इनको। लेकिन दोनों की टेल मिली होनी चाहिए, दोनों की पूंछ मिली होनी चाहिए। तो इनके बीच का एंगल देखिए कितना होगा। अगर मैं इस वेक्टर को, इस बी को यहां पे बढ़ा दूं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूं या नहीं, तो ये पूरा 180 का होता है, 120 का है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो ध्यान रखना ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 120 डिग्री नहीं है। तो हाउ टू फाइंड आउट द एंगल पता चलेगा, दोनों की पूंछ मिली होनी चाहिए। यहां पे दोनों की पूंछ नहीं है, तो हमने वेक्टर, इसको बी को हम क्या कर सकते हैं आगे, तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, 120 का नहीं है। समझ में आ रही है बात। अगला देखिए, अब आते हैं यूनिट वेक्टर, जिसकी मैं अब तक चर्चा कर रहा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एकांक सदिश। अब एकांक, एकाकी, ये सब क्या होते हैं, एकांक, एकाकी, इन सब का मतलब होता है अकेला होना। जग बसेरा है 2 दिन का मेला, तो ये जाना पड़ेगा अकेला। तो अकेला होना, अकेले का मतलब, यूनिट का मतलब एक। तो
वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको हम नोटेशन करते हैं ए कैप से, और इसको लिखते हैं ए कैप या ए कैरेट, तो इसको क्या कहते हैं ए कैप, इसको हम करते हैं यूनिट वेक्टर। और ये होता क्या है, ये होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर और इसका परिमाण। अब आप देखिए, अगर कोई वेक्टर ए आपको दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर, वेक्टर का मतलब i प्लस 2j प्लस 3k ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसका परिमाण। इसका परिमाण क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कोई परेशानी? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मेयरली इंडिकेट्स अ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि यूनिट वेक्टर का क्या काम है। ये इसका काम केवल दिशा के बारे में ज्ञान देना है। इट ओनली टॉक्स अबाउट और मेयरली इंडिकेट्स अ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, उनको कहते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स एक्सिस के अनुदिश आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। ठीक है भाई। अगला वेक्टर आता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शून्य सदिश। तो अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण जीरो होता है, उसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। पहली चीज तो जीरो वेक्टर की कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, राइट। दूसरा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, जो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन का, वो क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि आप जानते हैं ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0 0। जीरो वेक्टर्स आर ओनली ऑफ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस, इनका केवल मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, व्यवहारिक रूप से इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है भाई, ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी ध्यान रखना। तो जीरो वेक्टर समझ में आ गया, ना तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा होता है, जीरो वेक्टर, और ये केवल इसका गणितीय महत्व है, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है। अगला दे दिए इक्वल वेक्टर्स। बराबर सदिश कौन से होंगे, अगर दोनों वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, ये देखो ए और बी, तो कहूंगा ए बराबर बी, दिशा भी सेम है और परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है। पैरेलल वेक्टर्स किसको कहूंगा, समांतर सदिश। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो मैं कहूंगा कि दोनों पैरेलल है। जैसे ये देखिए ए और बी, ये ए इज पैरेलल टू बी। और ध्यान रखना, जो दो बराबर वेक्टर होंगे वो हमेशा पैरेलल ही होंगे, दे मस्ट बी पैरेलल। हेलो, हाँ हाँ बताएं। हाँ आप भेजो, मैं डिटेल्स वगैरह, हाँ एक बार और भेज दो। तो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, जो दो बराबर वेक्टर हैं उनका भाई दिशा भी सेम रहेगी, परिमाण भी सेम है, तो वो तो हमेशा पैरेलल ही रहेंगे। बट टू पैरेलल वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल, लेकिन दो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में ए इज पैरेलल टू बी, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, या ए बी के समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। तो ये कहना क्या चाहता है कि दो समान सदिश समांतर होते हैं, लेकिन दो समांतर सदिश बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहानी समझ में आ गई है नहीं? ओके ठीक है भाई, यहां तक नोट करने का आप देख लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी जो भी पढ़ा रहा हूं मैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल का मतलब जो पैरेलल ना हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश में एक सूत्र आपको बताया ना, एंटी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, या फिर हम क्या कहेंगे इसको अपोजिट है। एंटीवायरस का मतलब वायरस के खिलाफ, एंटीबायोटिक का एंटीसेप्टिक, एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीवेलियम, एंटीटेलियम, एंटी पार्टी, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म। ठीक है, एंटी का मतलब अगेंस्ट, अपोजिट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो पैरेलल ना हो, जो समांतर ना हो, या फिर लाइक ना हो, अनलाइक हो।
वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में, ए इधर है बी इधर है, तो ये क्या हो गए? एंटी पैरेलल। कहानी समझ में आ गई भाई? नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश क्या होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो? चेंज हो। तो a इक्वल्स टू माइनस बी या b बराबर माइनस ए, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, ऋणात्मक सदिश। क्लियर है भाई? अगला देखिए, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट का मतलब संपाती होना। संपाती का मतलब देखिए, कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे या फिर इनको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो मैंने एक शब्द आपको बताया था ना इंग्लिश में, को का मतलब क्या होता है? टू एंड टुगेदर, इकट्ठा, एक साथ। जैसे को एजुकेशन होती है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेट, ये सब क्या है? को का मतलब टू एंड टुगेदर, बराबर, इकट्ठा, बराबर नहीं इकट्ठा। तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक जो बिंदु है, इनिशियल जो पॉइंट है वो सेम होता है, उनको कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब इनका जो इनिशिएशन हुआ है, जो शुरुआत हुई है, वो एक ही बिंदु से हुई है, इनका जो मूल है वो एक ही बिंदु है। अब देखिए ये ओ है, तो ABC हम क्या कहेंगे? दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर ये एक दूसरे के संपाती हैं, कॉन्करेंट है। संपाती का मतलब उसी पर होना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करें। सहतलीय, को का मतलब टू एंड टुगेदर और प्लेन का मतलब एक ही प्लेन में, तो कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में स्थित हो, एक ही तल में स्थित हो। तो द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए ए बी, ये ए बी, वेक्टर ए बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर ए बी इन दिस फिगर आर कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर्स। इसको क्या कहेंगे बी वाले को? ये है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्यों है? संपाती क्यों है? क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। को इनिशियल भी है ये। को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से इनका इनिशिएशन हो रहा है, यहां से निकल रहे हैं, तो उनको कहेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है? अगला, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दो वेक्टर हमारे ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। तो आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा है, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं? लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब त्रिभुज के यहां परपेंडिकुलर्स मिलते हैं। द परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। मैंने आपको बताया था जहां त्रिभुज के लंब मिलते हों उसको हम उसका ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये लंब इसका है, ये लंब इसका है और ये लंब इसका है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र ओ, त्रिभुज ABC का। और इसका मैंने 2D और 3D में भी इंपॉर्टेंस बताया था। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी इसके बारे में कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी साइड 3 है और इसकी साइड 4 है। आपको पूछा गया था कि इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की इसके वर्टिसेस से दूरी कितनी होगी, इसके शीर्षों से दूरी कितनी होगी। तो इसमें केवल एक यही बेसिक था कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, समकोण त्रिभुज के केस में उस बिंदु पर स्थित होता है जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो टेक्निकली ये जो बी पॉइंट है, जो बीज वर्टेक्स है, ये इसका क्या है? ये इसका ऑर्थो सेंटर है, यानी कि लंब केंद्र है। क्लियर? ये इसका लंब केंद्र है। और इसकी ए वर्टेक्स से दूरी कितनी है? 3, और सी से कितनी है? 4। तो इसकी इससे वर्टिसेस से दूरी कितनी होगी? 7। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होंगे? अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो उनको कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कहानी समझ में आ गई? ऑर्थो सेंटर किसको कहते थे? लंब केंद्र। तो ऑर्थो का मतलब क्या हुआ? लंब। आई होप आई एम क्लियर। तो ये ए और बी के बीच का 90 है, तो इनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। हालांकि देखिए, जब तक वेक्टर आपको नहीं समझ में आएगा, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा, तब तक आप फिजिक्स में काम नहीं कर सकते।
लेकिन आप सोचेंगे कि मैं वेक्टर्स के इतने टाइप आपको क्यों रटा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं। उसका कारण एक तो ये है कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट भी है फिजिक्स के साथ साथ, और दूसरा जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जानबूझ के, राइट। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो एयरफोर्स का जो टेस्ट है उसमें कोई टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। पता चली कि साहब वैल्यू पूछ ली किसकी, अल्फा स्टील की वैल्यू क्या होगी। अब भाई अल्फा स्टील की वैल्यू तो क्वेश्चंस में टेक्निकली दी जाती है, किसी का भी आप क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड का करेंगे, आईआईटी का करेंगे, कोई भी एग्जाम का करेंगे, नीट का करेंगे, लेकिन एयरफोर्स में ये पूछ लिया जाता है। तो टेक्निकली वो क्या चाहते हैं कि कुछ चीजें आप रटे भी, और छोटी छोटी चीजें उनको बच्चा छोड़ देता है। इसीलिए फिजिक्स की वैसे कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को हम छोड़ देते हैं, यही पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा रटने के पर्पज से इनको रखो भाई। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। अगला देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। देखिए अगर इसमें m का मल्टीप्लाई कर दें या बाहर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। m प्लस एन है, इसको ma प्लस na कह सकता हूं। mn इंटू ए है, इसको nm इंटू ए और mn, ये सब कर सकते हैं। डिवीजन बाय अ नॉन जीरो, लेकिन देखिए नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब 1/0 को हम मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं करते, तो ये फिजिक्स में या कहीं भी 1/0 की डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहलाता है नॉट डिफाइंड फंक्शन। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कोई असर नहीं पड़ता, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। और इन्फिनिटी में ना तो कुछ जोड़ने से असर पड़ता है ना कुछ घटाने से असर पड़ता है, तो इस फंक्शन का संज्ञान हम नहीं लेंगे। नॉन जीरो में किस लिए कह रहा हूं, जीरो को छोड़कर किसी भी स्केलर का आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दें ए में, तो वो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, तो इसको मैं कह सकता हूं ए को जब 1/m से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/m। कहानी समझ में आ गई ना, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अगला देखिए एग्जाम्पल ए बी सी देखिए और ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। भाई इसका तो 45 ही होगा, पूंछ पूंछ मिली हुई है। इसका देखो इस तरीके से इसको भेज दो। देखो पहला तो 45, दूसरे का फिगर इस ये समझ में आ गया था। तीसरे का फिगर देखिए, ये ऊपर हमारा ए था, ये बी वाला है जो ऊपर चला जाएगा। हाँ रुको ना, ए हमारा इधर था, ए हमारा इधर था तो ए को मैंने ले लिया इधर, बी हमारा इधर था तो बी के बीच का ही लेना है ना आपको, तो बी को मैंने भेज दिया इधर। ऐसा ही हुआ है। तो देखो बी को इधर भेज दिया, ए को इधर भेज दिया, इधर का 30 था तो ये कितना हो गया 150। कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? देखो फिर दोबारा से समझो इसको। ये दोनों जो रेखाएं इस प्रकार से थी, ठीक है, ए को इधर भेज दिया और मैंने बी को क्या भेज दिया, ऊपर भेज दिया। तो टेक्निकली ये जो एंगल है वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। वो भी ये 150 का है तो वो भी 150 का होगा। यहीं से भेज के देख लो, इसको मैंने ऊपर बढ़ा दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सुने आपने, शीर्षाभिमुख कोण सुने, ये 150 का है तो ये भी 150 का होगा। आई होप आई एम क्लियर। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बस यही चीज नीचे अभिव्यक्त की गई है। आई होप आई एम क्लियर। यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड -3/2a। ए और -3/2a के बीच का कोण कितना होगा। तो पहली चीज तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि माइनस है। तो देखिए ये जो -3/2a है, इसका जो परिमाण है वो a के परिमाण का 3/2 गुना है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसके अपोजिट है। भाई इसके संदर्भ में आप क्या विचार कर सकते हैं, -3/2a है, इसके संदर्भ में क्या विचार कर सकते हैं कि जो वेक्टर a है ये उससे 3/2 गुना है या नहीं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो a से क्या है, अपोजिट में है। यही तो कह सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, a जो है
और -3/2a है। ये क्या है? पहली चीज तो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के ये एंटी पैरेलल है। आई होप आई एम क्लियर टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। और इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि क्या है? ये नेगेटिव है। आई होप आई एम क्लियर। अगला आता है एडिशन, यानी कि अगर आप स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 कह सकते हैं, लेकिन अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा यह जोड़ा जाता है। समांतर चतुर्भुज के जोड़ का नियम, हमने 2 वेक्टर माने ए और बी, जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, राइट। और आर हमारा इसका क्या है? परिमाण है, रिजल्टेंट है 2 वेक्टर्स को जोड़ने का, ए और बी को। ठीक है भाई। तो पैरेललोग्राम जो लॉ है उसके अनुसार जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि ये जो रिजल्टेंट r है वो वेक्टर a के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाता है और b के साथ बीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां से मैं कहूंगा थीटा जो है वो एंगल a और b के बीच का है, और r की जो दिशा है वो अल्फा या बीटा इन एंगल्स से निकाली जा सकती है। तो अल्फा tan अल्फा बराबर यहां से आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और tan बीटा आता है हमारा a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। आई होप आई एम क्लियर। अब इसके देखिए स्पेशल केसेस। अब आप cos थीटा के संदर्भ में जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और 0 भी होती है। तो मैक्सिमम मान इसका कितना होता है? 0 डिग्री पे 1, तो 0 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? a + b। और अगर थीटा बराबर 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? √a² + b²। और अगर थीटा बराबर 180 रखेंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा? -1। देखो अगर थीटा बराबर उसमें आपने 0 रखा, किसमें? a² + b² + 2ab cos थीटा में अगर आपने थीटा बराबर 0 रखा तो cos 0 कितना होता है? 1, a + b का होल स्क्वायर, तो r मैक्सिमम आएगा a + b। और अगर थीटा बराबर आपने 180 रख दिया तो cos 180 कितना होता है? -1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये आपने पढ़ा है ना, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा। तो cos 180 -1, तो ये हो गया a² + b² माइनस का 2ab, इसको a - b कहा जा सकता है। ये r मिनिमम होता है। और अगर आप थीटा बराबर 90 रख दें तो cos 90 कितना होता है? 0, तो r की वैल्यू आ जाती है a² + b²। इन ऑल द केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ r कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन 1 and 2। इसका जो परिमाण है वो इससे और दिशा इससे निकाली जा सकती है। ठीक है भाई। तो ये था मेरा एडिशन। एक और लॉ है एडिशन का, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है, वो एडिशन ही है। किस किस का एडिशन? जैसे हम कहते हैं वेक्टर a - b निकालना है आपको, तो ये a - b को मैं क्या कह सकता हूं? वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। तो टेक्निकली अभी आप यहां पे क्या कर रहे थे? वेक्टर b को इधर ले रहे थे, वेक्टर b को ऊपर ले रहे थे, तो माइनस वेक्टर b को हम कहां लेंगे? इसके नीचे। तो टेक्निकली ये एंगल अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 180 - अल्फा - बीटा। क्लियर? तो फिर अकॉर्डिंगली हम इसमें a - b निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट इधर निकालेंगे। ये चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। आज की चर्चा में कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ग्रुप पर आपके इसकी PDF डाल दी जाएगी, जो भी 23 पेजेस की है वो आपको मिल जाएगी। तो आज मैंने शुरुआत से चर्चा की कि वेक्टर्स होते क्या हैं, इनके कुछ नोटेशंस जो आपको याद करने हैं, और कौन कौन सी चीज एसेंशियल है किसी को वेक्टर होने के लिए। मैंने डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है उसकी चर्चा की, राइट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसकी चर्चा की। और जितने भी ओला, उबर, ये जितने भी ऐप चल रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं दिल्ली में कन्याकुमारी का लड़का आके गाड़ी चला रहा है, तो उसको क्या दिल्ली के रोड मैप की पता होगी, लेकिन उसको केवल एक मोबाइल से सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। वो देखता है हाँ साहब मेरे यहाँ आ गया, कहाँ पर हो? पोजीशन पे खड़े हो, तो वहीं यात्री आ जाता है, उसको उठाता है। ये सब
कैसे पॉसिबल है? ये सब पोजीशन वेक्टर्स के माध्यम से ही संभव है। तो वेक्टर्स का पूरे फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो एंटी पैरेलल और ये सब वेक्टर्स, इनको थोड़ा सा बताना, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं। जैसे कि ये वाला जो वेक्टर है ये कोप्लेनर भी है, एक प्लेन में भी है, और को इनिशियल भी है। को इनिशियल या फिर कोकरेंट कह दो, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों निकल रहे हैं, तो उसको कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ये हूबहू क्वेश्चन उतारा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, एक पहली चीज तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्करेंट हो गया या को इनिशियल हो गया, और एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर भी हो गया वेक्टर्स, राइट। तो इनको थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। कोई प्रक्रिया कोई नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे पूछ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आई एम क्लियर। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं, और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक सर्विसमैन हूं, और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें, क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।